नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद में आज मैं फिर आप सभी लोगों से मिलने आई हूँ। इतना लंबा अंतराल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता ने ये एक लंबा अंतराल पैदा कर दिया। जैसी आजकल की गतिविधियां हैं, उनमें कुछ बदलाव तो होते ही रहते हैं, शरीर में भी हो जाते हैं। खैर, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए कहानी के 5वें भाग की शुरुआत करती हूँ। इससे पहले के 4 अंकों में आप लोगों ने जो अब तक सुना है या नहीं सुना है, तो इस कहानी के पिछले 4 अंक को एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि तभी आपको आगे की कहानी सुनने में मज़ा आएगा। ये कहानी है जया की। जया, जो आज की औरत में थोड़ी थोड़ी रहती है, लगभग हर कामकाजी औरत के अंदर रहती है, या जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, उनमें भी जया को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अगर आप इस जया को महसूस करते हैं तो मेरी कहानी की सफलता होगी। जया का ससुराल में पहला दिन था। पहले दिन ससुराल के रीति रिवाज निपटाते बीता। अब घर के सदस्यों से थोड़ा थोड़ा परिचय भी होने लगा था। काफी बड़ा परिवार था। वो अक्सर चाची दादी लोगों से घिरी ही रहती थी और भ्रमित भी हो जाती कि कौन सी चाची हैं, कौन सी दीदी हैं, कौन सी ननद हैं। सभी से धीरे धीरे परिचय होने लगा था। बाहर वाले लोग उसे भर भर नजर देखते और फिर कहते, बड़ी किस्मत वाली हो जो इस तरह पढ़ी लिखी बहू मिली है तुम्हें, लेकिन संभाल कर रखना। जया को समझ ना आता कि वो तारीफ करके जाते हैं या फिर कांटे बोकर जाते हैं। ये पढ़ी लिखी वाली बात धीरे धीरे उसके जीवन में जहर बोने लगी थी। घर में वो पहली सबसे पढ़ी लिखी बहू आई थी, जिसका उसे फायदा मिलना चाहिए था। उसने सोचा था सब उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे, परंतु ये क्या, जो सोचा उसका उल्टा ही होने लगा था। अब बात बात पर उसको पढ़ाई के ताने मिलने लगे थे। तुम्हारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं तो कोर्ट कचहरी पहुंचा देती हैं, जेल तक करवा देती हैं। जरा सा भी उनकी मर्जी का ना हो तो समझो हो गया काम, बच के रहना। आग लगाने वाली बुलाने नहीं पड़ते, अपने आप आ जाती हैं चलकर पास पड़ोस से। शुरुआत में तो लगा कि शायद ये सब मजाक भर है, परंतु धीरे धीरे यह सुबह से शाम तक का किस्सा बन गया। उसकी समझ में नहीं आता कि पढ़ लिख कर उसने गलती की है या उसके पिता ने उसके लिए यह घर ढूंढ कर गलती की है। पर उसके मन की व्यथा कौन समझे। एक लड़की का जीवन सत्य ही धान की भांति होता है। धान की बुआई, आप सबने उस पर ध्यान दिया होगा जरूर, जिसे उगाया कहीं जाता है और लगाया कहीं और जाता है। ईश्वर कष्ट सहने वालों को ही कष्ट देता है, उनकी बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। जया की मां अक्सर ही कहती, ईश्वर योग्य पुरुष की ही परीक्षा लेते हैं। यह सोचकर चुप रह जाती जया। कितना खुशहाल जीवन था उसका, न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। यह पढ़ाई लिखाई करके कौन सा तीर मार लिया जो 4 रोटी भी सही से नहीं सेकी जाती तुमसे। हाथ बस खाली कलम चलाए खातिर नहीं है, इनसे 2-4 बर्तन भी साफ कर लिया कर। सास और ननद के ताने जब तक सुनने को मिल जाते। सास ननद की कर्कश आवाज में जेठानी की हंसी भी जहर जैसी महसूस होती। रिश्ते अंदर से खोखले महसूस होने लगे थे, जिसकी वजह से जया ने खुद को काम के बाद अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। उसका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। पहले तो काम के बाद वो सभी से बोलने का प्रयास करती, घुलने मिलने का प्रयास करती, प्रेम करने की कोशिश करती, पर सब बेकार साबित हुआ। बल्कि सभी को उसका खड़ी बोली में बात करना तक उसका अहम और घमंड सा लगने लगा था। जी करता कहीं जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोए, परंतु कैसे, किसके लिए और क्यों।
वो अब वो नहीं थी, वो तो ऐसी थी ही नहीं। उसने तो भूल से भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। फिर क्यों क्यों उसी के साथ ऐसा हुआ? माँ से क्या कहूं जाकर? माँ को क्या बताऊं? क्या पिता को मेरी व्यथा, मेरी बात समझ में आएगी? और उनसे कहने से क्या फायदा? मुझे परिवार के स्थान पर ये क्या सौंप गए? और भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हो। फिर मुझे क्या दे दिया आपने? क्या मैं इस काबिल हूं कि इसको संभाल सकूं? क्या मैं सच में किसी के प्रेम के योग्य नहीं हूं? पूरा दिन इसी प्रयास में गुजारती हूं कि आज सब खुश होकर दो शब्द सही से बोलेंगे, परंतु सब व्यर्थ। जया मन ही मन ये सब सोच रही थी। एक रोज शीशे के सामने बैठी वो ये सोचने लगी, मुझे यहीं तक नहीं ठहरना, मुझे आगे बढ़ना है। मैं इस तरह ऐसे नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। सामने पतिदेव खड़े थे। क्या आप मुझे आगे पढ़ने की परमिशन देंगे? रात्रि के इस पहर में जया ने अपने मन की बात शिशिर से कह दी थी, पर उन शब्दों को बोलते बोलते उसकी आत्मा तक अश्रुओं में भीग चुकी थी, आंखें नम हो गई थी। मैं कल पूछ कर बताऊंगा। शिशिर अपने पिता की आज्ञा के बिना कमरे में भी नहीं आते थे, फिर यह तो बहुत बड़ी बात थी। कमाऊ बहू के लालच में या जो भी भावना रही हो, उसको आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई। पढ़ाई का खर्च वो स्वयं निकालेगी, इसके लिए नौकरी करने की इजाजत भी मिली थी, पर एक शर्त पर, घर के सारे काम पूरे करने के बाद ही वो यहाँ से जा सकेगी। अब वो किस तरीके से करेगी ये वो जाने। जया ने सहमति में सर हिलाया। आज जया के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, इसका एहसास उसको देखकर किया जा सकता था। खुशी की लालिमा उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसने 1-2 डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के लिए इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हो गया। आज वो अपने पहले लेक्चर की तैयारी कर रही थी। गुलाबी चिकन की साड़ी पहनी वो बिल्कुल राजकुमारी की तरह खिली खिली लग रही थी। ईश्वर तेरे खेल भी बड़े निराले हैं, कभी तो पानी को तरसाता है तो कभी अंबर बरसाता है। डायरी, पेन और लेक्चर वाली किताबें संभाले जया ने कॉलेज में पहला कदम रखा तो लगा कलेजा बाहर आ जाएगा। हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा होगा उसका। चपरासी से प्राचार्य ऑफिस का पता पूछकर वहां पहुंची तो एक संयत और मधुर आवाज ने उसके आत्मबल को मजबूत किया। नमस्कार करके बैठने को बोला। ऑफिस में बैठे सभी लोगों से परिचय कराया, जिस कारण अब जया पहले से स्वयं को थोड़ा सामान्य महसूस कर रही थी। आज उसका पहला लेक्चर बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में था। बहुत सारे बच्चे थे वहां पर, 100 से भी ऊपर। पहली बार डायस पर कदम रखते हुए जया का दिल ऐसा लगा कि धड़क के बाहर आ जाएगा, पर उसने खुद को आत्मबल के साथ मजबूत किया और बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जिसे प्राचार्य और उनकी टीम ने परखा। कक्षा का समय समाप्त होने पर उसको ऑफिस में बुलाया और बताया कि लेक्चर बहुत शानदार रहा। आज जया को लग रहा था कि वो भी जीवित है, उसे जीने का अधिकार है और वो भी एक महत्वपूर्ण इंसान है। जया स्वयं में जीवन प्रवाह महसूस कर रही थी। तभी प्राचार्य ने उसे लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकलवाने के लिए आया के साथ भेज दिया। फिर वापस आकर कल से अपने लेक्चर की लिस्ट लेने को बोला। जया को सभी स्टाफ का स्वभाव बहुत मधुर लगा। कुछ वक्त बाद जया लाइब्रेरी से वापस किताबें थामे हुए प्राचार्य के ऑफिस पहुंची तो उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, जिसको सुनते उसके कदम ठिठक गए। ये आवाज तो शिखर जी की नहीं, ये आवाज तो उन्हीं की लगती है। जया का दिल दृश्य को नजर भर देखने की स्थिति में नहीं था।
हे ईश्वर, तू इतनी बड़ी परीक्षा मत लेना मेरी, मैं सामना नहीं कर सकूंगी। निश्चय ही प्रस्तर हो जाऊंगी अहिल्या की भांति, जम जाऊंगी। जया मन ही मन बड़बड़ा रही थी। आइए मिसेस जया, इनसे मिलिए। ये हैं समाजशास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर शिखर। जया एकदम जड़वत हो चुकी थी, जबकि शिखर ने संयत रूप से हाथ जोड़कर चेहरे पर वही चिरपरिचित सी मुस्कुराहट लाकर अभिवादन किया। प्राचार्य जी के किताबें रख देने की बात से जया वापस अपने अस्तित्व में आ गई और किताबें मेज पर रखकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। शिखर कुछ जरूरी काम बताकर प्राचार्य कक्ष से विदा लेकर निकल गए। जया भी आज्ञा लेकर घर आ गई। आज जया यंत्रवत सारे काम निपटा रही थी। घर के सदस्य से तो वो यूं भी ज्यादा बात नहीं करती। सभी को रात का भोजन करवाने के बाद रसोई की साफ सफाई करके जब अपने कमरे में पहुंची तो पुनः सुबह का सारा वाकया उसकी आंखों में उतर आया। जीवन में यह वक्त भी आना था मेरे। क्यों ईश्वर बात बात पर मुझे ही सताता है? क्या मिलता है मेरे साथ ये सब करके? कितनी कितनी मुश्किल से मैंने उसको अपने हृदय से अलग किया था। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को प्रारब्ध के हवाले किया था। तो क्या इतना काफी नहीं था ईश्वर? क्या तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मैं एक बहुत ही मामूली इंसान हूँ जो भावनाओं के बंधन में जकड़ी रहती है। मेरा मुझ पर बस नहीं चलता ईश्वर, नहीं चलता। जया खुद में ही उलझती जा रही थी। तभी शिशिर का कमरे में आगमन हुआ और उसने अपनी सोच को वहीं पर विराम दे दिया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज तो पहला दिन था। कॉलेज से आने के बाद घर में उससे हुए वार्तालाप का यह पहला प्रश्न था। जया ने पलकें उठाकर धीमी आवाज में उत्तर दिया, अच्छा था। तो कल से किस वक्त जाया करोगी? मैं तो दुकान में व्यस्त रहूंगा। क्या स्वयं जा सकोगी या छोड़ने जाना होगा? मुझे बता देना। जी 10 बजे जाना होगा मुझे। आप परेशान ना हो, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। जया ने उत्तर दिया और ठीक है बोलकर शिशिर करवट बदलकर सो गया। पर जया अभी तक वैसी ही बैठी थी, हजारों बातें मन में लिए। उसके सामने एक अंतहीन यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी। आज की कहानी यहीं तक। नियमित कहानी सुनने के लिए अब आप तुम्हारी यादें जिंदगी से जुड़ी रही। बहुत जल्द ही एक और भाग के साथ मैं आप सभी से मिलूंगी। धन्यवाद। बेकार है और वो भी एक महत्वपूर्ण इंसान है। जया स्वयं में जीवन प्रवाह महसूस कर रही थी। तभी प्राचार्य ने उसे लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकलवाने के लिए आया के साथ भेज दिया। फिर वापस आकर कल से अपने लेक्चर की लिस्ट लेने को बोला। जया को सभी स्टाफ का स्वभाव बहुत मधुर लगा। कुछ वक्त बाद जया लाइब्रेरी से वापस किताबें थामे हुए प्राचार्य के ऑफिस पहुंची तो उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, जिसको सुनते उसके कदम ठिठक गए। ये आवाज तो शिखर जी की नहीं, ये आवाज तो उन्हीं की लगती है। जया का दिल दृश्य को नजर भर देखने की स्थिति में नहीं था। हे ईश्वर, तू इतनी बड़ी परीक्षा मत लेना मेरी, मैं सामना नहीं कर सकूंगी। निश्चय ही प्रस्तर हो जाऊंगी अहिल्या की भांति, जम जाऊंगी। जया मन ही मन बड़बड़ा रही थी। आइए मिसेस जया, इनसे मिलिए। ये हैं समाजशास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर शिखर। जया एकदम जड़वत हो चुकी थी, जबकि शिखर ने संयत रूप से हाथ जोड़कर चेहरे पर वही चिरपरिचित सी मुस्कुराहट लाकर अभिवादन किया। प्राचार्य जी के किताबें रख देने की बात से जया वापस अपने अस्तित्व में आ गई और किताबें मेज पर रखकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। शिखर कुछ जरूरी काम बताकर प्राचार्य कक्ष से विदा लेकर निकल गए। जया भी आज्ञा लेकर घर आ गई। आज जया यंत्रवत सारे काम निपटा रही थी। घर के सदस्य से तो वो यूं भी ज्यादा बात नहीं करती। सभी को
रात का भोजन करवाने के बाद रसोई की साफ सफाई करके जब अपने कमरे में पहुंची तो पुनः सुबह का सारा वाकया उसकी आंखों में उतर आया। जीवन में यह वक्त भी आना था मेरे। क्यों ईश्वर बात बात पर मुझे ही सताता है? क्या मिलता है मेरे साथ ये सब करके? कितनी कितनी मुश्किल से मैंने उसको अपने हृदय से अलग किया था। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को प्रारब्ध के हवाले किया था। तो क्या इतना काफी नहीं था ईश्वर? क्या तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मैं एक बहुत ही मामूली इंसान हूँ जो भावनाओं के बंधन में जकड़ी रहती है। मेरा मुझ पर बस नहीं चलता ईश्वर, नहीं चलता। जया खुद में ही उलझती जा रही थी। तभी शिशिर का कमरे में आगमन हुआ और उसने अपनी सोच को वहीं पर विराम दे दिया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज तो पहला दिन था। कॉलेज से आने के बाद घर में उससे हुए वार्तालाप का यह पहला प्रश्न था। जया ने पलकें उठाकर धीमी आवाज में उत्तर दिया, अच्छा था। तो कल से किस वक्त जाया करोगी? मैं तो दुकान में व्यस्त रहूंगा। क्या स्वयं जा सकोगी या छोड़ने जाना होगा? मुझे बता देना। जी 10 बजे जाना होगा मुझे। आप परेशान ना हो, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। जया ने उत्तर दिया और ठीक है बोलकर शिशिर करवट बदलकर सो गया। पर जया अभी तक वैसी ही बैठी थी, हजारों बातें मन में लिए। उसके सामने एक अंतहीन यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी। आज की कहानी यहीं तक। नियमित कहानी सुनने के लिए अब आप तुम्हारी यादें जिंदगी से जुड़ी रही। बहुत जल्द ही एक और भाग के साथ में आप सभी से मिलूंगी। धन्यवाद। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज तो पहला दिन था। कॉलेज से आने के बाद घर में उससे हुए वार्तालाप का यह पहला प्रश्न था। जया ने पलकें उठाकर धीमी आवाज में उत्तर दिया, अच्छा था। तो कल से किस वक्त जाया करोगी? मैं तो दुकान में व्यस्त रहूंगा। क्या स्वयं जा सकोगी या छोड़ने जाना होगा? मुझे बता देना। जी 10 बजे जाना होगा मुझे। आप परेशान ना हो, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। जया ने उत्तर दिया और ठीक है बोलकर शिशिर करवट बदलकर सो गया। पर जया अभी तक वैसी ही बैठी थी, हजारों बातें मन में लिए। उसके सामने एक अंतहीन यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी। आज की कहानी यहीं तक। नियमित कहानी सुनने के लिए अब आप तुम्हारी यादें जिंदगी से जुड़ी रही। बहुत जल्द ही एक और भाग के साथ में आप सभी से मिलूंगी। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। नियमित कहानी सुनने के लिए अब आप तुम्हारी यादें जिंदगी से जुड़ी रही। बहुत जल्द ही एक और भाग के साथ में आप सभी से मिलूंगी। धन्यवाद। के साथ में आप सभी से मिलूंगी। धन्यवाद।